Hello, students. Today we are going to discuss upon one of the very important cardinal principle of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे important, one of the most important principle is exclusion of oral evidences by documentary evidences. ये इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 जो जनरल बात करता है, और उसके बाद हम द मेन प्रोविजन इज सेक्शन 94 and 95 which talks about this cardinal principle, that is exclusion of oral evidences by documentary evidences. ठीक है, पहले ये समझो क्या इसका मतलब क्या होता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. इसका मतलब होता है कि कब आप खाली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कब खाली आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दे सकते हैं, ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपको सबको पता है क्या होता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कुछ भी जो रिटन में है. कब आप एक एविडेंस रिटन फॉर्म में ही दे सकते हैं और कब आप ओरल फॉर्म में कोई एविडेंसेस नहीं दे सकते. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच वाज अर्लियर कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, बट अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है. ठीक है, सो इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको ये सब रूल्स फॉलो करना पड़ेगा. क्या हर समय में ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते. आप कब ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं और कब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सेक्शन 54 डील करेंगे. देखो सेक्शन 54 क्या बोलता है. दिस इज सेक्शन 54. दिस इज द जनरल प्रिंसिपल. दिस जनरल प्रिंसिपल सेज दैट all facts except the content of the document may be proved by oral evidences. ठीक है, all facts except the content of the document may be proved by oral evidences. मतलब बोल रहा है आप हर फैक्ट्स को, ठीक है, हर फैक्ट्स को मतलब हर कुछ जो भी कुछ है, जो भी कोई स्टेटमेंट हो गया या कुछ ऑब्जर्वेशन हो गया, कुछ भी आप ओरल एविडेंसेस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं. ओरल एविडेंसेस मतलब जो विटनेस आया है, विटनेस जो ओरली कुछ बोल रहा है, ओरली कुछ बोल रहा है, नॉट इन रिटन फॉर्म. जो रिटन फॉर्म में नहीं होता है उसको ही हम ओरल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूफ बाय ओरल एविडेंस. मतलब हर कुछ ओरल एविडेंसेस से प्रूफ हो सकता है एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. सी यदि वर्ड कंटेंट इज रिटन, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है, बोल रहा है ये जो अंदर में जो चीज लिखा है इसको आप खाली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के थ्रू ही प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, तो एक चीज समझो, यहाँ बोल रहा है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में कंटेंट छोड़ के भी और बहुत कुछ होता है. क्या हो सकता है. इट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस, क्या एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता भी था क्या नहीं, इसका एग्जीक्यूशन, whether it was properly executed or not, attestation, was it properly attested or not. So एक डॉक्यूमेंट में अपार्ट फ्रॉम दी कंटेंट और भी बहुत कुछ होता है. ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है जो प्रूव करना पड़ता है. तो ये अटेस्टेड एग्जिस्टेंस या एग्जीक्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा है. इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं, बट फॉर द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा. दिस वाज वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल जो सेक्शन 54 बोलता है. अब वी विल डिस्कस द मेन कार्डिनल प्रिंसिपल जो बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. ये आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. विल गो इनटू दैट. देखते हैं अभी क्या है वो. सी इट्स गिवन अंडर, ये डिफाइंड है सेक्शन 94 में. See, the heading of the chapter is exclusion of oral evidences by documentary evidences. Specifically says कब आप वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दे सकते हैं और ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हर टाइम पे हर टाइप ऑफ एविडेंसेस नहीं दे सकते. जहां पर जो टाइप ऑफ एविडेंस बोला है वो आपको उसी टाइप ऑफ एविडेंसेस ही देना पड़ेगा. इफ आपको बोला है आप ओरल एविडेंस ही दे सकते हैं तो ओरल एविडेंस ही देना पड़ेगा. इफ कहीं पर्टिकुलर जगह बोला है कि आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दे सकते हैं. इफ जहाँ डॉक्यूमेंट्री लिखा है आप वहाँ ओरल एविडेंसेस देंगे तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगा. ठीक है, एडमिसिबल नहीं होगा. सो सी
सेक्शन 94 विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बोलता है? एक बार मैं इसको जनरली पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस प्रोविजन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सी क्या लिखा है? When the terms of contract or of grant or of any other disposition of the property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the term of the contract, grant, or disposition of the property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its content in cases in which the secondary evidence is admissible under the provision hereinafter contained. ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, तो इसको हमको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ये वाला चीज नहीं पढ़ना, समझ नहीं आएगा क्या है। सो हाउ वी नीड टू रीड दिस, वी नीड टू segregate this section. How? See, ऐसे पढ़ना, when the term of contract or grant or any disposition of the property have been reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the term of such contract, grant, or disposition of the property except the document itself or secondary evidence of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provision hereinafter contained, herein before contained. ठीक है, सो यहाँ बेसिकली क्या बोल रहा है, ये वाला ये जो प्रोविजन है ये बेसिकली आपको बोल रहा है क्या, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म्स। यहाँ बोल रहा है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ, सपोज ए एंड बी है, ए एंड बी, ठीक है, अब इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कोई चीज का, सपोज ए वांट्स टू सेल समथिंग टू बी, सपोज ही वांट्स टू सेल हिज हाउस टू बी। ठीक है, फॉर दैट दे हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर दैट दे हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ होगा, नेम ऑफ द पार्टीज होगा, कंसिडरेशन होगा, टाइम होगा, इफ एग्जीक्यूटेड नॉट प्रॉपरली देन डैमेजेस का या कुछ और का होगा। सो दिस ऑल आर कंटेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स को ही कंटेंट बोलते हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ग्रांट। सी वर्ड ग्रांट मतलब होता है गिफ्ट। ठीक है, वर्ड ग्रांट मतलब होता है गिफ्ट। सो व्हेन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ग्रांट मतलब गिफ्ट या एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब आप किसी और को प्रॉपर्टी कैसे डिविएट कर रहे हो, मतलब किसी और को दे रहे हो। इट कैन बी बाय वे ऑफ मॉर्गेज, it can be by way of will, can be by way of sell. So how you are disposing the property, how you are transferring the right of the property somewhere else. So यहाँ यही बोल रहा है, when the terms of contract, when the term of contract or of grant or any disposition of the property have been reduced to a form of a document, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी राइटिंग में हो गया है, इफ इट इज बीन मेड इन रिटन, मतलब पार्टी ने ए और बी ने ये तीनों चीज के लिए इफ रिटन में कर दिया है, वही बोल रहा है, व्हेन द टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट और एनी डिस्पोजल हैव बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। मतलब इफ ए और बी ने इफ ये ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन के लिए कोई रिटर्न में कोई चीज बना लिया है, उन्होंने रिटर्न में बना लिया है, तो फ्यूचर में कभी भी डिस्प्यूट होगा, फ्यूचर में कभी भी डिस्प्यूट होगा फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन, तो आपको वो रिटर्न डॉक्यूमेंट ही शो करना पड़ेगा, आपको वो रिटर्न डॉक्यूमेंट ही शो करना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन नॉट गिव दी ओरल एविडेंसेस। ठीक है, फॉर दैट यू कैन नॉट गिव ओरल एविडेंसेस। इफ पार्टीज ने कोई एक पर्टिकुलर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना दिया है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो फ्यूचर में इफ प्रूव करना है, आपको एविडेंसेस देना है, तो
तो आपको वो डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आप दे सकते हैं. यू कैन नॉट गिव इट बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस. यही बोल रहा. सी नाउ वी रीड अगेन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. When the term of contract or of grant or any other disposition of the property had been reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the term of such contract, grant or other disposition of the property except the document itself. मतलब खाली डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आप प्रूफ कर सकते हैं, बिना डॉक्यूमेंट को छोड़ के आप और किसी भी तरीका से उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद क्या लिख रहा है, सी उसके बाद लिख रहा है और ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. हाँ, अब देखो उसमें क्या लिख रहा है. उसके बाद लिख रहा है एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट इन केसेस इन विच द सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजन हियरिन आफ्टर कंटेंट. तो हमने पढ़ा क्या इफ ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन इफ राइटिंग में हो गया है तो फ्यूचर में भी आपको इसको रिटन वे में ही, मतलब ये ओरिजिनल ही आपको शो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव एविडेंसेस ऑफ दिस. ठीक है. बट ये बोल रहा है क्या आप इसका सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो. सेकेंडरी एविडेंस मतलब होता है इन लेमैन लैंग्वेज सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 60 के अंदर बहुत डिटेल में डिफाइंड है. ठीक है. बट फॉर द लेमैन लैंग्वेज सेकेंडरी एविडेंस अंडरस्टैंड इट्स अ फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल. इसको फोटोकॉपी नहीं होता है, बहुत कुछ इंक्लूड होता है. जस्ट टू अंडरस्टैंड इट फॉर द टाइमिंग वी आर टेकिंग सेकेंडरी एविडेंस मतलब फोटोकॉपी. तो यहाँ बोल रहा है or the secondary evidence of its content in cases in which the secondary evidence is admissible under the provision hereby contained. ठीक है. तो यहाँ बोल रहा है जहां पर भी सेकेंडरी एविडेंसेस अलाउड है, मतलब सेक्शन 60 जहां बोल रहा है कि आप जिस जिस कंडीशन में सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं, इफ वहां पर सेकेंडरी एविडेंसेस अलाउड है तब आप ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन के लिए सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, अदरवाइज नॉट. ठीक है. तो याद रखना दिस सेकेंडरी एविडेंस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली. ठीक है. सेकेंडरी एविडेंस में भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही होता है. दिस इज नॉट एन ओरल एविडेंस. सो एक बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इज जस्ट सेइंग दैट क्या इज जस्ट सेइंग दैट क्या इफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन राइटिंग में किया गया है, इफ राइटिंग में किया गया है तो उसको फ्यूचर में बाय वे ऑफ राइटिंग ही प्रूव करना पड़ेगा, बाय वे ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूव करना पड़ेगा. इफ सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है अंडर सेक्शन 60 देन सेकेंडरी एविडेंस भी अलाउड होगा. बट in no condition oral evidences will be allowed. This was the first part of this section. ठीक है. I hope everything is clear. अब देखो सेकेंड पार्ट इसका क्या बोलता है. See the second part of this. देखो अब सेकेंड पार्ट को यहां बोल रहा है, इसको यहां से पढ़ो. In all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, in all cases in which the matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of or of such matter except the document itself or secondary evidence of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provision herewith for content. ठीक है. तो फर्स्ट में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन के लिए. अब ये बात करता है क्या कोई भी चीज जो लॉ बोल रहा है राइटिंग में होना चाहिए. इफ लॉ बोलता है क्या वो चीज राइटिंग में होना चाहिए तो see it says that in all cases in which the matter is required by law to be form of. ठीक है. मतलब इफ लॉ बोलता है कोई चीज रिटन में होना चाहिए, irrespective whether the party made it in written or not. इस पार्टी उसको राइटिंग में किया हो या नहीं किया हो, नॉट रिटन. ठीक है. एक पार्टी उसको राइटिंग में किया है या नहीं किया है, इफ लॉ बोलता है वो चीज राइटिंग में होना चाहिए तो इन फ्यूचर आप उसका एविडेंस खाली वे ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दे सकते हैं. इसमें आप ओरल एविडेंसेस के थ्रू नहीं दे सकते हैं. ठीक है.
इफ लॉ बोलता है कोई भी चीज राइटिंग में होना चाहिए, एग्जाम्पल लॉ क्या चीज को बोलता है राइटिंग में होना चाहिए, सपोज बोलते हैं कोई भी सेल इफ 100 रुपीज से ऊपर होता है देन इट शुड बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, राइटिंग में भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। इफ विल मेड इन राइटिंग, इफ विल मेड इन राइटिंग, ठीक है। या फिर सेक्शन 184 ऑफ योर बीएनएस, इसमें कन्फेशन जो रिकॉर्ड करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, इट शुड बी इन राइटिंग, ठीक है। या फिर और कोई भी तरीका से इफ लॉ बोलता है कि एक पर्टिकुलर चीज राइटिंग में ही होना चाहिए, इफ लॉ बोलता है एक पर्टिकुलर चीज राइटिंग में ही होना चाहिए एंड इररेस्पेक्टिव वेदर दी पार्टी उसको राइटिंग में किया हो या ना किया हो, पार्टीज का विल पे नहीं है, पार्टीज का विल पे नहीं है। इफ लॉ बोलता है, इफ लॉ बोलता है क्या वो राइटिंग में होना चाहिए, तो फिर उसको आपको रिटर्न में ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव एविडेंस इन फ्यूचर, ठीक है। उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते, यही लिख रहा है। इन ऑल केसेस इन विच matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof or of such matter except the document itself, except the document itself, or secondary evidence of its content in cases in which secondary evidence is admissible under the provision herein after content। या फिर उसका आप सेकेंडरी, जब हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था, क्या उसका आप सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं इफ अंडर सेक्शन 60 उसका सेकेंडरी एविडेंसेस अलाउड है देना, तभी आप उसका सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं। सो इफ वी से दिस सेक्शन इज बेसिकली talking about two things. This section is basically talking about two things. Section 94 is talking about two things: contract, grant या disposition, or anything required by law to be in writing, ठीक है। anything required by law to be in writing, और so contract, grant और disposition made in writing, ठीक है। so if ये दोनों चीज है तो इन फ्यूचर में आप एविडेंस उस राइटिंग का ही दे सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आप दे सकते हैं, आप उसका ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हो। बट इफ सेकेंडरी एविडेंसेस अलाउड है अंडर सेक्शन 60 तो आप उसका सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं, बट इन नो कंडीशन ओरल एविडेंसेस इज अलाउड, ठीक है। ओरल एविडेंसेस अलाउड नहीं। दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है because section 95 is interlinked with 94, so you need to understand 94 very nicely in order to understand। अभी देखो इसमें अब क्या है, अब इसका एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब इसका प्रोविजो, मतलब इस जो हमने जनरल रूल पढ़ा अब उसका क्या एक्सेप्शन है। देखो फर्स्ट एक्सेप्शन है व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर मतलब कोई भी गवर्नर हो गया या आईएएस आईपीएस हो गया, एनीवन होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस, when a public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any particular person has acted such officer, such particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved, ठीक है। मतलब कोई भी एक पब्लिक ऑफिस, सपोज एक आईएएस है, he has been appointed, ठीक है। now he is being holding that office for a very long time, वो एक ऑफिस होल्ड कर रहा है मतलब बहुत दिनों से काम कर रहा है। सो बोल रहे हैं आप सडनली यू कैन नॉट से एंड क्या आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को दिखाओ, ठीक है। यू कैन नॉट से कि शो मी योर अपॉइंटमेंट लेटर। if he is holding the office, if he is holding the office for a very long time, for very long time, so you cannot ask for the appointment letter, ठीक है। यही बोल रहा है when a public officer is required by law to be appointed in writing and when it is shown that any person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved। so if उसका अपॉइंटमेंट राइटिंग के थ्रू हुआ है और वो बहुत दिनों से वो ऑफिस होल्ड करके रखा है, then suddenly you cannot ask him to show his appointment letter, ठीक है। वही ये बोल रहा है that वो इनहेरेंटली माना जाएगा कि वो बहुत दिन से जब ऑफिस होल्ड करके रखा है तो ही वॉज एलिजिबल और ही वॉज ड्यूली अपॉइंटेड फॉर दैट पोजिशन, दैट इज एक्सेप्शन 1, ठीक है। नाउ सी व्हाट एक्सेप्शन 2 सेज, ठीक है। ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, ये
It says will admitted to probate in India may be proved by probate. ठीक है, will देखो, will मतलब क्या होता है? will मतलब होता है जब कोई इंसान मरने के बाद आफ्टर हिज डेथ वो लिख के जाता है. will is generally executed after the death of a person. ठीक है, executed after the death of the person. ठीक है, will में लिखता है कि कौन किसको क्या मिलेगा. so will जो होता है, will admitted to probate in India may be proved by probate. ठीक है, तो यहाँ will मतलब जो इंसान अपना will मतलब वसीयत जो भी एग्जीक्यूट होगा उसका डेथ के बाद, उस वो will admitted to probate in India may be proved by probate. तो बोल रहे जब will एक आप कोर्ट में प्रोबेट के थ्रू देते हो तो उसको प्रोबेट के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है. अब प्रोबेट मतलब क्या होता है? सपोज ए ने विल दिया बी को. ठीक है, अब ए मरने के बाद बी वो विल को कोर्ट में लेके गया टू एग्जीक्यूट इट. ठीक है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? ऑल दी नेसेसरी पार्टीज को वो नोटिस भेजेगा. क्या? इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू या डिस्प्यूट विद दिस विल कम. इफ कोई आता है देन हियरिंग होगा उसका प्रॉपर. आफ्टर हियरिंग कोर्ट उसका प्रोबेट करेगा, विल को प्रोबेट करेगा. प्रोबेट मतलब वो विल को स्टैम्प करेगा, प्रॉपरली स्टैम्प होगा. ठीक है, उसको वापस टाइप करवाएगा और उसका एक सर्टिफिकेट. प्रोबेट बेसिकली इज द सर्टिफिकेट गिवन बाय द कोर्ट. इट इज सर्टिफिकेट गिवन बाय द कोर्ट दैट दिस विल इज बीइंग प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड. ये विल एक प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है. तो यहाँ यही बोल रहा है विल एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव बाय प्रोबेट. मतलब इफ एक बार कोर्ट ने विल के लिए सर्टिफिकेट दे दिया प्रोबेट का, तो फ्यूचर में इफ कभी डिस्प्यूट होता है इस विल को लेके, इफ डिस्प्यूट होता है देन यू डोंट नीड टू फॉलो दिस एंटायर स्टेप अगेन. ये एंटायर स्टेप अगेन फॉलो करने का जरूरत नहीं है. आप खाली वो प्रोबेट शो कर सकते हो. आप वो खाली प्रोबेट सर्टिफिकेट शो कर दोगे, which will be sufficient to show that will was duly executed properly. ठीक है, वही ये बोल रहा है. सो यही ये बोल रहा है. पहला है पब्लिक ऑफिसर, दूसरा बोल रहा है a will admitted to probate in India may be proved by probate. ठीक है, एक बार विल को कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, प्रोबेट कर दिया, तो फ्यूचर में कभी भी उस विल के अगेंस्ट कुछ भी होगा तो फिर आप वो प्रोबेट सर्टिफिकेट ही दिखा सकते हो. यू डोंट नीड टू गो इनटू द लेंथी प्रोसेस. ठीक है, अब देखो फ्यूचर फर्दर क्या बोलता है ये सेक्शन. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है. इसका 3 एक्सप्लेनेशन है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेक्शन. देखो क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है एक्सप्लेनेशन 1. This section applies equally to cases in which the contract, grant or disposition of the property referred to are contained in one document and to the cases in which they are contained to more document than one. मतलब ये जो सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन का बोला गया है, इफ इट इज मेड इन राइटिंग तो आपको राइटिंग में ही प्रूव करना पड़ेगा. तो वो बोल रहा है दिस सेक्शन इक्वली अप्लाइज टू केसेस इन विच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन रेफर टू आर कंटेंट इन वन डॉक्यूमेंट. एक कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन एक ही लेटर, एक ही डॉक्यूमेंट के थ्रू बना है तो ठीक है, आपको वो डॉक्यूमेंट ही प्रूव करना पड़ेगा. आप उसके लिए ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते. एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन मोर देन वन डॉक्यूमेंट. मतलब सपोज ए एक बंदा है वो सपोज कोलकाता में और बी एक बंदा है वो बैंगलोर में. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाना का मतलब है, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल क्या है. ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन. सो सपोज इसने ऑफर भेजा इसको लेटर के थ्रू, फिर इसने इसका एक्सेप्टेंस किया एक लेटर के थ्रू, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना. तो दिस डॉक्यूमेंट इज बीइंग मेड इन 3 पार्ट्स. द ऑफर, द एक्सेप्टेंस एंड फाइनली द कॉन्ट्रैक्ट. तो बोल रहे हैं एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेन इन मोर देन वन. सो एक कॉन्ट्रैक्ट 3 स्टेजेस में बना है या 3 कॉपी है उसका, तो ये तीनों ही कॉपी ही आपको शो करना पड़ेगा. मतलब दिस 3 कॉपी ऑफ ओरिजिनल नीड टू बी शोन इन ऑर्डर. इफ फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट या एविडेंसेस आपको देना है तो आपको ये तीनों कॉपी ही देना पड़ेगा. इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. यही बोल रहा है. देखो दिस सेक्शन अप्लाइज इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी रेफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट. इफ वो एक ही डॉक्यूमेंट में है तो आपको वही डॉक्यूमेंट शो करना है.
एंड टू केसेस इन विच दे आर कंटेंट इन मोर देन वन। इफ वो मोर देन वन मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिला के बना है तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज एक्सप्लेनेशन वन। एक्सप्लेनेशन टू बोल रहा है वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन, वन ओरिजिनल ओनली नीड्स टू बी प्रूव्ड। यहाँ बोल रहा है इफ देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन देन ओनली वन ओरिजिनल नीड्स टू बी प्रूव्ड। मतलब इफ सपोज सपोज ए सपोज सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। अब ए के पास एक ओरिजिनल है, द सेम ओरिजिनल इज विद बी, मतलब उन्होंने एक ही ओरिजिनल का दो कॉपी बनाया। एक एक ये ओरिजिनल है, दोनों ही ओरिजिनल है। तो व्हेन देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन, वन ओरिजिनल नीड्स टू बी प्रूव्ड। इफ ये भी एक ओरिजिनल है, ये भी एक ओरिजिनल है, और फ्यूचर में इफ आपको कभी भी इसका एविडेंसेस देना है, फ्यूचर में एविडेंसेस देना है, तो बोल रहा है दोनों में से कोई एक ही चीज को, दोनों में से कोई एक कॉपी आप दे दोगे दैट इज सफिशिएंट। दोनों को ही देना पड़ेगा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ दोनों ही ओरिजिनल है, आपने एक ही मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का ही आपने दो ओरिजिनल बनाया, दोनों ने बोला कि हमारे पास ओरिजिनल होना चाहिए, दोनों ने ओरिजिनल बनाया, तो फ्यूचर में आपका कोई भी दोनों में से एक आप दे सकते हो, बट वो डॉक्यूमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। उसके लिए भी आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही देना पड़ेगा। सो यही बोल रहा है एक्सप्लेनेशन टू। अब देखो एक्सप्लेनेशन थ्री क्या बोल रहा है। द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन shall not preclude the admission of oral evidence of this as to the same fact। मतलब the statement in any document whatever of a fact other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of a oral evidence as to the same fact। देखो मैंने आपको बोला था एक चीज, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ बोल रहा था, हमने पढ़ा था क्या दिस वाज कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन क्या है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम टर्म्स और भी बहुत कुछ लिखा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, और भी बहुत कुछ लिखा हो सकता है दैट इज नॉट रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इफ उसके लिए आपको एविडेंसेस देना है फ्यूचर में, क्या वहां पर अपार्ट फ्रॉम टर्म्स और क्या लिखा है, तो उसका आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। फॉर दैट इट्स नॉट नेसेसरी, क्या उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा। सी क्या लिख रहा है, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर टू इन दिस सेक्शन, ठीक है। यहाँ सेक्शन में क्या लिखा था, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन या लॉस जो भी बोलता है राइटिंग में, इसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूव करना है। तो यहाँ बोल रहा है द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर अदर देन द फैक्ट रेफर टू इन दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन में जो बोल रहा है, जो चीज राइटिंग को आपको राइटिंग के थ्रू प्रूव करना है, उसको छोड़ के आप और कोई चीज के लिए ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। उसके लिए ओरल एविडेंसेस वो नहीं किया गया, प्रिक्लूड नहीं किया गया, उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस सेक्शन, देखो इलस्ट्रेशन ई क्या बोल रहा है, ए गिव्स बी अ रिसीप्ट ऑफ मनी पेड बाय बी, A gives B a receipt of money paid by B. The oral evidence is offered for the payment. The evidence is admissible. ठीक है। ए ने बी को रिसीट दिया, क्या तुमने मेरे को पैसा दिया, तो आप बोल रहा है ये रिसीट जो ए ने बी को दिया है, दिस इज अ रिसीट, तो एक डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट में है। तो बोल रहा है लेकिन आप इसका ओरल एविडेंसेस दे सकते हो, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको रिसीट के थ्रू ही प्रूव करना पड़ेगा, आप उसका ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, बिकॉज दिस रिसीट ऑफ मनी इज नॉट अ टर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन, ना ही ये लॉ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग है, ठीक है। इस सेक्शन में खाली टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन के बारे में बात किया गया है। ये लॉ का जो भी लॉ बोलता है राइटिंग, उसके लिए ही खाली आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू प्रूव करना, उसको छोड़ के आप कोई भी चीज के लिए ओरल एविडेंसेस दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर जब ए ने बी को पैसे दिया, उसके लिए उसने एक रिसीट दिया, तो दिस रिसीट ना ही कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन है, ना ही मैटर और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग है, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं। तो वही चीज ये अपना एक्सप्लेनेशन थ्री भी बोल रहा है। क्या जो, अब देखो पढ़ो, अब समझ आ जाएगा। द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ अ फैक्ट other than the fact referred to in these sections shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। preclude मतलब exclude, preclude means exclude, मतलब उसको छोड़, उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते, ठीक है। अब
देखो, दिस वाज सेक्शन 94, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेशंस है 2-3, दिस आर वेरी इजी इलस्ट्रेशंस, जस्ट आई रीड इट वंस। यहाँ क्या बोल रहा है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट be contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved। एक कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत सारे लेटर्स के थ्रू फॉर्म किया गया है, तो आपको सारा लेटर्स प्रूव करना पड़ेगा, नंबर 1। बी बोल रहा है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव। इफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू बना है, तो आपको वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू शो दैट कॉन्ट्रैक्ट। सी बोल रहा है, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन 3 सेट्स, ओनली वन नीड्स टू बी प्रूव, ठीक है। मतलब एक ही बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ही ओरिजिनल है, उसका 3 ओरिजिनल बना है, तो आप खाली एक ही ओरिजिनल प्रूव कर सकते हो, ये तीनों शो करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट बोल रहा है, लास्ट डीप क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, a contract in writing with B for delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions the fact that B has paid the fact that B had paid A the price of the other contracted virtually on another occasion. Oral evidence is offered that no payment was made on the other. The evidence is admissible, ठीक है। यहाँ बोल रहा है, a contract in writing with B for delivery of indigo upon certain terms। A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या वो इसको इंडिगो देगा सर्टेन टर्म्स में, बट यहाँ बोल रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ द अदर इंडिगो कंटेंट वर्बली ऑन द अदर ओकेजन, ठीक है। बट यहाँ बोल रहा है, वही कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख दिया क्या बी ने ए को प्राइस पे किया है फॉर द अदर कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रीवियसली कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी वर्बली हुआ था, उसका पैसा पे कर दिया। तो बोल रहा है, उसका जो पैसा पे कर दिया, उसका जो चीज लिखा हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में, आप उसको ओरल एविडेंसेस के थ्रू प्रूव कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज फर्स्टली इट इज नॉट द टर्म्स ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं था। सेकेंडली, वो जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट बना था दैट वाज आल्सो वर्बली, वो भी राइटिंग में नहीं था, तो उसका वो टर्म्स है ही नहीं, तो इसीलिए आप उसका ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। सी नाउ रीड इट अगेन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। A contract in writing with B. A contracts in writing with B for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentioned the fact that B had the price of the other indigo contracted for verbally on another occasion. Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible. ठीक है, इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसीलिए आप इसके लिए ओरल एविडेंसेस दे सकते हो या वो उसने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस सेक्शन 94 वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो दिस इज क्लियर, दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम सेक्शन 95 में जाएंगे। सेक्शन 95, ये सेक्शन 95 क्या बोल रहा है, इस इंटरलिंक विद सेक्शन 94 इटसेल्फ, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द टर्म ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी or any matter required by law to be reduced to the form of document have been proved according to section 94। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन या कोई भी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ प्रूफ हो गया सेक्शन 94 के थ्रू, क्या वो राइटिंग में है तो आपने उसको बाय वे ऑफ राइटिंग आपने प्रूफ कर दिया है। No evidence of oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding or subtracting upon these terms। मतलब बोल रहे हैं, जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन या फिर एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग एक प्रूव हो गया है सेक्शन 94 में, तो फिर इसका कोई भी मॉडिफिकेशन, मतलब सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, आप बोल रहे हो बाद में क्या उसमें कुछ ऑल्टरेशन हुआ था, ठीक है, तो बोल रहे हो ये जो ऑल्टरेशन हुआ है इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हो, इस ऑल्टरेशन के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा फॉर दिस ऑल्टरेशन। यही बोल रहा है, when the terms of any such contract, grant or other disposition of the property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representative in there for the purpose of contradiction, varying, adding or subtracting। मतलब for any alteration, इसको एक ही terms में समझो alteration,
मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजल 94 में लॉ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी राइटिंग 94 में प्रूव हो गया, तो उसका कोई भी ऑल्टरेशन इफ आप कर रहे हो फ्यूचर में, या साइमल्टेनियसली संगे संगे इफ आपने कुछ ऑल्टरेशन किया है, तो उस ऑल्टरेशन को भी आप ओरल एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते हो, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज बोल रहा है, यहाँ देखो ये बोल रहा है एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये जो एक्सेप्शन है, क्या आपको वो ऑल्टरेशन भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूव करना पड़ेगा, बट ओरल एविडेंस के थ्रू नहीं प्रूव कर सकते। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली बिटवीन दी पार्टीज, मतलब ये ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो दिस इज एप्लीकेबल बिटवीन ए एंड बी ओनली, या इनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के, मतलब इनको जो रिप्रेजेंट वैलिडली रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं के लिए अप्लाई है। बट इफ एनी थर्ड पर्सन सपोज सी वांट्स टू प्रूव क्या ओरल एविडेंस उसको देना है, तो वो दे सकता है। बट दिस पार्टीज वो लोग नहीं दे सकते, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट सपोज एक्स या वाई उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो नहीं दे सकते ओरल एविडेंसेस, वो ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते। बट इफ कोई और थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी उसको देना चाहता है, तो वो दे सकता है। दिस वॉज दी जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इस सेक्शन के। बट इस सेक्शन में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है। अभी हमने पढ़ा क्या कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजल एक सेक्शन 94 के थ्रू प्रूफ हो गया, तो कोई भी ऑल्टरेशन है उसको भी ऑल्टरेशन को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूफ करना है। बट इसका एक्सेप्शंस है, मतलब कब आप ऑल्टरेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस छोड़ के ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं। देखो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, provided that any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating to such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in contracting party, want of failure of consideration or mistake of fact or law। ठीक है, बोल रहा है कोई भी चीज जो एक डॉक्यूमेंट को इनवैलिड कर देगा, मतलब वॉइड कर देगा कोई भी डॉक्यूमेंट को, मतलब बेसिकली बात कर रहा है ये एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इफ एनीथिंग दैट ब्रीच द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इफ वो डॉक्यूमेंट को इनवैलिड कर देता है, इफ वो डॉक्यूमेंट को इनवैलिड कर देता है वो, तो आप उसके लिए ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट provided that any fact may be proved which shows that which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity of any contracting party, want of failure of consideration or mistake of fact or law। मतलब सपोज एक माइनर ने सपोज ए इज अ माइनर, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी था। नाउ आप ओरल एविडेंसेस दे के शो कर सकते हो कि वो माइनर था एट द टाइम, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। ठीक है, उसके लिए आप दे सकते हो, बिकॉज इफ इज अ माइनर देन दैट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो आप वो वॉइड हो जाता है। सो उसके लिए आप फिर कभी, और जरूरी नहीं है कि आपको उसको डॉक्यूमेंट्री उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूव करना पड़ेगा, आप ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो that is it is an invalid document because it was not, because the party did not have the capacity to enter into the contract। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट प्रोविजो। क्या इफ वो डॉक्यूमेंट को इनवैलिड कर देता है, तो आप उसके लिए इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इन राइटिंग देन आल्सो यू कैन गिव अ ओरल एविडेंसेस, आप उसके लिए दे सकते हैं। दिस वाज वन। अब देखो टू क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट ओरल एग्रीमेंट as to any of the matter on which the document is silent and which is not inconsistent with its term may be proved. In considering whether or not this provision applies, the court shall have regard to the degree of formality of the document। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं क्या सपोज ए और बी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट किया, बट दिस ओरल एग्रीमेंट इज नॉट इन एनी वे ब्रीचिंग, या इसके अगेंस्ट नहीं है, जो रिटर्न एग्रीमेंट जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, बट इट इज जस्ट सपोज इसमें टाइम ऑफ परफॉर्मेंस नहीं लिखा हुआ था, व्हाट इज द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज मेंशन नहीं था, इसके लिए इन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया। तो अब ये ओरल एग्रीमेंट इन्होंने ओरल एग्रीमेंट के थ्रू ये टाइम ऑफ परफॉर्मेंस का बात किया, तो बोल रहे हैं आप इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं, बिकॉज this was silent, because this contract was silent upon the time of performance and it is not invalid, या ये इसके totally against में नहीं है। देखो ये बोल रहा है provided further that the existence of any separate oral agreement as to any matter on which document is silent and which is not inconsistent with its terms may be proved, मतलब उसके लिए आप oral evidences दे सकते हैं
In considering whether or not this provision applies, the court shall have regard to the degree of formality of the document. ठीक है, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी मतलब क्या, इफ वो बहुत ही फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, सो एक इंश्योरेंस कंपनी बोलता है क्या, माना जाएगा कि इट्स अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, और इसमें इसमें कोई भी ऑल्टरेशन होगा, इफ इसमें कोई भी ऑल्टरेशन करना है, दैट शुड ऑल्सो बी इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म ओनली। फॉर दैट ओरल एविडेंसेस, ओरल वे में आप उसके लिए ओरल डॉक्यूमेंटेशन या ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते क्या हमने ओरली कुछ ऑल्टरेशन किया था। तो यही बोल रहा है डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो किसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट या वो चीज हो रहा है। कि वो बहुत फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, या सपोज कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ से एडवोकेट ने बनाया है, या किसी और चीज में जो बहुत फॉर्मल है वो डॉक्यूमेंट, देन आपको वो डॉक्यूमेंट ओवर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन नॉट गिव एन ओरल एविडेंसेस। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो इसका क्लॉज 3 क्या बोलता है, प्रोविजो 3 क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्सेप्शन 3। एक्सेप्शन 3 बोलता है provided also that the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under such contract, grant or disposition of may be proved। ठीक है, first remember this clause 3, I mean this proviso 3 is only talking about contract, grant or disposition of the property। ठीक है, अभी तक पहला दो क्लॉज में ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन या एनीथिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, ये दोनों के लिए बात कर रहा है, बट 3 इज ओनली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन। मतलब यहाँ बोल रहा है क्या, इफ आपने सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बनाया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, बट फर्दर आपने एक ओरल एग्रीमेंट बनाया कुछ दिनों बाद या संगे संग, और उसमें एक कंडीशन प्रेसिडेंट डाला। सपोज ए ने बी को बोला या मैं अपना घर तुमको बेचूंगा, हाउस सेल करूंगा, बट अब इन्होंने ओरल वे में बी ने ए को बोला जब तक आप उसमें व्हाइट वॉशिंग नहीं करवा दोगे, व्हाइट वॉशिंग उसमें नहीं होगा, आई वोंट परचेज। ठीक है, सो दिस वाज द कंडीशन प्रेसिडेंट, मतलब खरीदने के पहले उसमें व्हाइट वॉशिंग हो जाना चाहिए इस प्रॉपर्टी में। तो वही बोल रहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under such contract, grant of this may be proved। मतलब इफ आपको आपने कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगाया है, और वो ओरल वे में ओरल एग्रीमेंट के थ्रू आपने कंडीशन प्रेसिडेंट किया है, तो आप वो कंडीशन प्रेसिडेंट आप उसको ओरल वे में मतलब उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट एविडेंस ही देना पड़ेगा, आप उसको ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो। सो इसका कंडीशन है क्या, ये खाली कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन में एप्लीकेबल होता है, और वो कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए है, उसके लिए आपने ओरल एग्रीमेंट किया है, तो इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, दिस वाज 3, proviso 3। Now see what the exception 4। अब 4 क्या बोलते हैं, provided also that the existence of any distinct subsequent oral agreement to resign or modify any such contract, grant or disposition of the property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of the property is required by law to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of document। ठीक है, पढ़ने में इट विल बी सिमिलर टू सेक्शन 3, बट इसमें बहुत डिफरेंसेस है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ, क्या डिफरेंसेस है इसमें। See, इसमें पहला है दिस इज टॉकिंग अबाउट डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है सेपरेट, ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब आफ्टर सम टाइम। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिजाइन मतलब खत्म कर देना, टू एंड, रिजाइन मतलब टू एंड, और मॉडिफाई मतलब टू ऑल्टर हो, मॉडिफाई मतलब हो गया ऑल्टरेशन। ठीक है, तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट सब्सिक्वेंट मतलब थोड़ी टाइम बाद ओरल एग्रीमेंट किया गया इन ऑर्डर टू रिजाइन मतलब खत्म कर देना है, मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजल मे बी प्रूव्ड एक्सेप्ट इन केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट or property is required by law to be in writing or has been registered according to the law in force for the timing as to registration act।
मतलब सपोज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन बनाया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उसके बाद आपने उस सब्सिक्वेंटली, मतलब देखो डिस्टिंक्ट एंड सब्सिक्वेंट लिखा है। डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ा एक अलग से, मतलब सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट जो ये तो बन गया, अब डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट, सेपरेटली उन्होंने कोई ओरल एग्रीमेंट बनाया है। और यहाँ डिस्टिंक्ट एंड सब्सिक्वेंट मतलब एक आज इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो अब सब्सिक्वेंट मतलब थोड़ा टाइम बाद, थोड़ा टाइम मतलब अभी बनाया तो सपोज 3-4 घंटे बाद या फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने ये ओरल एग्रीमेंट बनाया, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग द टर्म डिस्टिंक्ट एंड सब्सिक्वेंट। तो यही बोल रहे हैं क्या, इफ कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन आपने डिस्टिंक्ट या सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट के थ्रू उसको रिजाइन या मॉडिफाई किया है, इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई ऑल्टर किया है या इसको रिजाइन किया है बाय वे ऑफ डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, सो आप उसके लिए ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं, फॉर दैट आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं। बट इसमें फर्दर बोल रहा है, फर्दर बोल रहा है एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, मतलब इफ वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन लॉ बोलता था राइटिंग में होना चाहिए, लॉ बोलता था राइटिंग में होना चाहिए, तो फिर आप उसका डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट जो ओरल एग्रीमेंट बना रहे हो इन ऑर्डर टू रिजाइन या मॉडिफाई, तो उसके लिए भी आपको फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूव करना पड़ेगा, ओरल एविडेंसेस के प्रूव नहीं कर सकते। इफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन लॉ बोलता है राइटिंग में ही होना चाहिए था, ठीक है। दो चीज होता है, आइदर कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन पार्टी खुद राइटिंग में बना रहा है तो बात अलग है। इफ लॉ बोलता है कि वो राइटिंग में होना चाहिए, तो आप डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट भी बना रहे हो, तो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इटसेल्फ, आप उसके लिए ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड बोलता है इट हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब इफ आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवा लिया है, इफ आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवा लिया है, देन आप उसके लिए ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं। देखो इसको आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है, यही बोल रहा है, और हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग, और हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग एज टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब आपने उसको रजिस्टर करवा लिया, लॉ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है रजिस्ट्रेशन उससे मतलब नहीं है। लॉ नहीं भी बोल रहा है तब भी आपने रजिस्टर करवा लिया, लॉ बोल रहा है तब भी आपने रजिस्टर करवाया, देन आप उसके लिए ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही आपको कुछ भी ऑल्टरेशन आपने किया है तो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू ही प्रूव करना पड़ेगा। दिस फर्स्ट सेक्शन और प्रोविजन 4, ठीक है। अब नाउ सी प्रोविजन 5, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको इतना इजीली बता दे रहा हूँ, बट हर एक प्रोविजन से क्वेश्चंस आते हैं, देयर लॉट मेनी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, सो जस्ट read this all very minutely after this, try to understand each and every terms because all the terms are very important, questions come from that terms, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, provided also that any usage or custom by which incident not expressly maintained in any contract as usually an act to contract or description may be proved, ठीक है। कस्टम्स और यूजेज मतलब होता है एक ऐसा चीज जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, फॉर लॉन्ग टाइम चला आ रहा है, ठीक है। एक कस्टम लॉन्ग ट्रेडिशन जो चला आ रहा है बहुत दिनों से, वी टेल इट एज अ कस्टम, मतलब जो चीज बहुत दिनों से कंटिन्यू हो ही जा रहा है। तो सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को कॉटन देगा और बी उसका पेमेंट करेगा, ठीक है। बट कॉटन बिजनेस में सपोज देयर इज अ कस्टम्स, क्या पेमेंट 3 महीने में किया जाता है, ठीक है। अब ए ने जब बी को कॉटन दे दिया, अब बी उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ए उसके केस फाइल किया, उसके अगेंस्ट फाइल किया केस, तो अब बी उसको ओरली एविडेंसेस दे सकता है क्या देयर इज अ कस्टम दैट प्रिवेल्स इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, क्या 3 महीना में पेमेंट कर सकते हैं, सो आई विल मेक द पेमेंट इन 3 months। सो वही बोल रहा है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट any usage or custom by which incident not expressly mentioned in the contract, if contract में specifically नहीं बोला गया है क्या पेमेंट कितना दिन में किया जा सकता है और उसके लिए कस्टम प्रिवेल करता है उस चीज के लिए, देन फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट और मे बी प्रूफ फॉर, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस, फॉर उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं क्या वो कस्टम प्रिवेल करता है, इफ डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिकली उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो, ठीक है। सी नाउ क्या है,
इसके साथ ही क्या है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनेक्सिंग ऑफ एनी सच इंसिडेंट वुड नॉट बी रेपुगनेंट और इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एक ही है। मतलब बोल रहे हैं क्या, सपोज इसमें ए और बी ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसमें स्पेसिफिकली बोला गया था कि 1 महीना में पेमेंट करना होगा। नाउ इफ 1 महीना में एक्सप्रेसली बोला गया है तो बी को 1 महीना में ही करना पड़ेगा। नाउ ही कैन नॉट टेक द प्ली, क्या 3 महीने का कस्टम है, नाउ ही ट्राई टू गिविंग एन ओरल एविडेंस, नहीं दे सकता। इफ इट एक्सप्रेसली इसमें बोला गया है कि 1 महीना में करना है, देन 1 महीना में ही करना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन नॉट गिव एन ओरल एविडेंस टू शो एनी काइंड ऑफ कस्टम्स। मतलब डॉक्यूमेंट में एक्सप्रेसली मेंशन्ड है, देन वो चीज को आपको वैसे ही प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन नॉट गिव एन ओरल एविडेंस। अब देखो लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, provided also that any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to the existing fact। ठीक है, मतलब सपोज क्या बोल रहा है, एक डॉक्यूमेंट में सपोज एक लेटेंट डिफेक्ट है। लेटेंट डिफेक्ट मतलब सपोज ए ने बी को बोला क्या, आई विल गिव यू माई बुक, आई विल गिव यू माई बुक। ठीक है, बी ने बोला ओके आई विल पे यू 5,000 रुपीज फॉर दैट। ठीक है, नाउ ए के पास 5 बुक्स है, 5 बुक्स है, तब वो किस बुक के लिए बोला है, फॉर दैट ओरल एविडेंसेस कैन बी गिवन बिकॉज दिस इज अ लेटेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट। अभी हम लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। देयर आर नॉट मेनी सेक्शंस आफ्टर 95, दैट इज 96 से 102, वो लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट्स के बारे में बात करता है। बट देयर इज अ स्मॉल ओवर हियर आल्सो reference of that क्या, provided that any fact which may be proved which shows in what manner the language of a document is related to the existing fact। मतलब यहाँ पर जब ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को बुक देगा और बी उसको 5,000 रुपए देगा। तो वहां पर क्लियर नहीं था कि कौन सा बुक के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज बी के पास बहुत, ए के पास बहुत सारे बुक्स थे। तो यहाँ वही बोल रहा है क्या, इसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो टू शो द एग्जिस्टिंग फैक्ट। मतलब उस टाइम जब हम कॉन्ट्रैक्ट किए तो हम वो पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से 5 बुक के बारे में कौन सा बुक के बारे में बात हुआ हो रहा था, तो उसके लिए आप ओरल एविडेंसेस दिया जा सकता है। वही बोल रहा है, provided also that any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to the existing fact। ठीक है, सो आज हमने दिस वाज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी जो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज इसका भी जो पार्ट है ये सब सारे 96, 97, 98, 99, 100, 103 तक सब इम्पोर्टेंट है। सो हमने बेसिकली आज सेक्शन 54 पढ़ा, उसके बाद सेक्शन 94 पढ़ा और सेक्शन 95 पढ़ा। दिस ऑल वर द मोर कार्डिनल प्रिंसिपल्स, दे वर द कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या कब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही देना पड़ेगा और कब आप ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते और उसका एक्सेप्शंस क्या क्या है। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसको पढ़ के आओ बढ़िया से। इसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशन है ये सेक्शन में, जो सेक्शन 51 है इसका, दे आर वेरी लॉट मेनी इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन से अदर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस ऑल आर रिलेटेड टू योर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शंस जो हमने पढ़ा अभी। So we'll discuss these exceptions later because अभी आज समझ नहीं आएगा, because we have discussed lot many topics today. So read this all sections very carefully. कुछ doubt होगा तो पूछना, and thereafter we'll discuss this all illustrations in later lectures. Okay. Hope सब कुछ ठीक है. Thank you.